तो ये एपिसोड शुरू होती है फास्ट में गॉर्जियो के रंगरे माउंटेन पर, जहाँ पर कि डैन बोल रहा होता है, क्या बात है, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर दिख रहा है। तो नूना बोलती है, तुमने सही कहा, इसका साइज बिल्कुल ही सही है, यह तो बहुत महंगा होगा। वही जैक्सन खुशी में चिल्ला रहा था, अब मैं इंसान हूँ। तो डैन कहता है, तो क्या तुम इतने समय से भालू थे? जैक्सन बताता है, मेरे भारी भरकम शरीर की वजह से मेरे नाप के कपड़े मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं हमेशा वही कपड़े पहनता हूँ जो मेरे लिए बड़ी बहन नूना बनाती है। और खैर, जन्मदिन के तोहफे के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। वैसे क्या तुम्हें पता है नूना, ये कपड़े तुम्हें थोड़ा सा टाइट नहीं लग रहा है? मैं इसे इसीलिए पहन रहा हूँ क्योंकि इसे उसने दिया है, वरना मुझे इस तरह के चिथरे कपड़े पसंद नहीं आते। लेकिन चलो, ये उसका दिया हुआ तोहफा है तो मैं इसे पहनूंगा। जिस पर डैन कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने ये कपड़े सही सलामत लाए थे, लेकिन तुमने पहनते ही इसके चिथरे उड़ा दी है। अगला सीन काफी समय बाद की होती है। हम देखते हैं डैन और जैक्सन दोनों ही जंगल में बात करते हुए जा रहे होते हैं। या वह विलेज की चीफ ग्रैंडमा थी? तो जैक्सन बताता है, बिल्कुल, हमारे विलेज और पड़ोसी विलेज के बीच अच्छे संबंध को स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों गाँव के बीच विवाह संपन्न होगा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि वे ऐसा सिर्फ अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैंने सुना है कि गर्मी के आ जाने पर वे लोग इस शादी को करेंगे, या बड़ी बहन नूना के साथ भी ऐसा ही होगा। तो जैक्सन बताता है, हाँ शायद, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उन्होंने नूना के शादी के बारे में सोचा है। वैसे भी शादी तो बड़े के फैसलों से ही होते हैं। इतना बोलते बोलते वो निराश हो गया था। तो उसे देखते हुए डैन कहता है, या तुम ठीक हो? जैक्सन बताता है, शादी का उद्देश्य उनका अच्छा रिश्ता बनाना है, इसीलिए वे निश्चित रूप से उसके लिए एक अच्छे साथी को ढूंढेंगे। और वैसे भी उसकी अगर एक अच्छे घर में शादी हो जाती है तो मेरे लिए तो खुशी की बात ही है। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ डैन कहता है, बेवकूफ, मैंने तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा था, मेरा मतलब था तुमको इतने कम कपड़ों में भी ठंड नहीं लग रही है? वो बताता है, ठंड नहीं? क्यों? जो सुनता हुआ डैन कहता है, ये कितना अजीब है, ऐसी ठंडी में भी इतने कम कपड़े पहनने के बावजूद भी तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। और मुझे बताओ, तुम पूरे साल भर से यही कपड़े क्यों पहनते आ रहे हो? तो जैक्सन वो हंसते हुए कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि तुमने इसे जड़ी बूटियों को बेचकर खरीदा था। तुम्हें पता है साइयो, मैं इस कपड़े को सेना में भर्ती हो जाने के बावजूद भी पहनूंगा, और तभी मैं इस कपड़े को पहनना छोड़ूंगा जब मैदान में मेरी मौत हो जाएगी। तुमने जो इस कपड़े को मुझे देते हुए प्यार को दिखाया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसकी बातों को सुनता हुआ डैन वो कहता है, बेवकूफ कहेंगे, सेना में भर्ती होने से पहले ही मौत की बात क्यों कर रहे हो? यह एक ऐसी बात है जिससे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलो वहाँ से चलते हैं, ये रास्ता बहुत ही ज्यादा घिनौना है। इतना बोलते हुए वो जब उसे लात मारता है तो जैक्सन को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो उल्टा उसे लात मारता है तो वो काफी ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है। वहीं जैक्सन वो बोल रहा होता है, या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो बदमाश? लेकिन उसे इतना जोरदार गिरता देख वो उसके पास जाकर कहता है, सायो क्या तुम ठीक हो? तो डैन वो बोलता है, बहुत खूब, तुम मूर्ख भालू कहेंगे, तुम्हारे पास ताकत के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों को याद करता हुआ अभी प्रेजेंट में डैन वो सोच रहा होता है, काश मैं तुम्हें थोड़े समय पहले पहचान लिया होता, ये सब की सब मेरी गलती है। हालांकि इन सब का कारण केवल ये झांगडोंग सेक्ट के कमीने हैं। तो अब तुम सभी ने जो मेरे दोस्त के साथ किया है, मैं उसका पूरा बदला लूंगा, और जिसने भी मेरे दोस्त को छुआ है, मैं उन सबको मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वो अपनी डार्क एनर्जी को जैसे ही उस पूरे जगह पर फैलाता है तो हम देख पाते हैं सेकंड नहीं लगते सभी को मरने में। इमॉर्टल शॉट वो सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं इस तरह हार गया। लेकिन दूसरे पल वो खुद को सही सलामत पाता है, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन थी उस डार्क एनर्जी की वजह से जो कि सभी को एक साथ हुआ था। इमॉर्टल शॉट अपने कांपते हुए बॉडी के साथ अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने अभी अभी देखा वो एक हेलुसिनेशन हो? उसकी इस घातक आभा के कारण मुझे ऐसा लगा कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन शुक्र है कि वे लोग अभी भी सुरक्षित हैं। हालांकि आगे वे किंग ऑफ वार के घातक इरादों का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे उन लोगों को बचाना होगा अपने कसम को तोड़कर। ये सब सोचता हुआ वो कुछ भी कर पाता, तब उनके बीच हांसू आते हुए कहता है, यूंग ने उसको इस तरह देख तो डैन भी चौंक चुका था, और हांसू वो कहता है, होश में आइए। जबकि इमॉर्टल शॉट उसे इस तरह बीच में आता हुआ देख उससे कहता है, हांसू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हांसू उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए डैन से कहता है, आप ये कर क्या रहे हो? क्या आपको एहसास भी है आप जो अभी कर रहे हो वो कितना इलॉजिकल है? साथ ही वो सोच रहा था, एक तरफ मेरे मास्टर है जिन्होंने मुझे पाला, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। मेरे बेहद ही दो खास लोगों के बीच यह टकराव है, अगर उनमें से एक को भी चोट लग गई तो मुझे लंबे समय तक पछतावा रहेगा। तभी डैन कहता है, साइड हो जाओ। तो हांसू ये सोचता हुआ कि कुछ भी हो जाए मुझे उन्हें रोकना होगा, कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो डैन उसकी तरफ एक क्रीपी लुक के साथ बोलता है, ऐसी बात है तो मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलते हुए वो हांसू को भी मारने के लिए तैयार हो चुका था, जिसको देखता हुआ हांसू वो डरते हुए अपने मन में कहता है, असंभव, क्या ह्यूंग ने सचमुच में ऐसा कर रहे हैं? या वो सचमुच में मुझे मारने
वाले हैं। और तभी उसके पास इमॉर्टल स्वॉर्ड आकर उसे धक्का देकर साइड करते हुए कहता है, बच्चे तुम बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हो। जिससे कि हांसू जब उससे कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है तो इमॉर्टल स्वॉर्ड उससे कहता है, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम दखल दे सकते हो। तुम बस एल्डरो और लीडर को सुरक्षित जगह पर ले जाओ, तब तक मैं इस आदमी को संभालता हूँ। इतना बोलते हुए वो लड़ने के लिए तैयार अपने मन में कहता है, अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपनी कब्र के लिए जगह चुन सकता हूँ। क्या यह वही जगह है? इसी के साथ वो अपना हमला करते हुए कहता है, मैं हांगमियो युआन के खिलाफ मैंने बहुतों की जान ली थी, इसीलिए मैंने शपथ लिया था कि मैं तलवार दोबारा नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब झांगनोंग की रक्षा करने और उस राक्षस को रोकने के लिए एक बार फिर से मैं तलवार को उठाऊंगा। शायद हो सके इसका परिणाम मुझे बाद में पता चले, लेकिन अभी के लिए यही सही है। हम देखते हैं उसका हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप में डैन के ऊपर गिरा होता है, लेकिन वह जिस जगह पर खड़ा था उस जगह को छोड़कर उसकी अगल बगल की पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। यानी कि उसके हमले का असर डैन पर कुछ भी नहीं हुआ था, जिसको देखता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड वो हैरान हो ही रहा होता है। तभी डैन उससे कहता है, तुम मुझे रोकने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे मामूली आदमी के मर जाने के बावजूद भी जियोक्सन वो पहले की तरह नहीं होगा। इसीलिए अब मैं जियांगहू से पूरे झांगनोंग को पूरी तरह मिटा दूंगा। जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने मन में कहता है, ये किस तरह की सिरहान है। ये सब सोचता हुआ वो कहता है, या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं इमॉर्टल स्वॉर्ड हूँ। भले ही तुम्हें 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक माना जाता है और तुमने मास्टर हुआंगबू को हराया है, और फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि अभी की सिचुएशन में तुम मुझे हरा पाओगे? शायद तुम ये पहले कर पाते जब तुम पूरी तरह ठीक थे। हमें पता चलता है कि डैन ने जियोक्सन को बचाने के लिए जब पहाड़ी के ऊपर से लटका था तो उसका कंधा वो डैमेज हो गया होता है, इसीलिए वो शायद अपनी पूरी पावर के साथ इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ शायद न लड़ पाए। और डैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, यह चोट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे हील कर सकता हूँ। जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने मन में कहता है, यही बवासीर है। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक साधारण जोरों का खिसकन नहीं था, यह उसके लिए एक गंभीर नुकसान है, लेकिन फिर भी वो अपनी कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता। तो अब मेरे पास सीधा हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ वो डायरेक्ट ही अपने ताइस स्वॉर्ड के साथ डैन पर हमला करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे पावरफुल ताइस स्वॉर्ड की असली ताकत क्या है। हम देखते हैं उसका हमला बेहद ही ज्यादा भयंकर रूप में डैन पर गिरा होता है, लेकिन डैन उससे बच गया था। वो कहता है, क्या तुम इस हमले को सबसे पावरफुल मानते हो? ये कितना दयनीय है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार असली ताकत और एक प्योर टेक्निक क्या होती है। इतना बोलते हुए जब वो अपने किक से इमॉर्टल स्वॉर्ड पर हमला करता है तो इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड को सामने लाकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो काफी पीछे तक धकेला गया था। बाद में किसी तरह खुद को संभालते हुए जब दोबारा वह डैन पर हमला करता है तो डैन फिर से उससे बच गया था और दोबारा उस पर अपने किक से हमला करता है, लेकिन इस बार इमॉर्टल स्वॉर्ड उसके हमले को भांप कर साइड में जाते हुए अपने मन में कहता है, यह मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है। उसका हर एक अटैक डेडली फोर्स को कंटेन कर रहा है। वो देखता है कि डैन दोबारा उसे मारने के लिए आगे आ रहा था। वो तुरंत ही अपने बचाव में उस पर हमला करते हुए कहता है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से हरा सकते हो। जिस पर कि डैन अपने अटैक को इस बार उस पर न करके उसके स्वॉर्ड पर काफी भयंकर रूप से मारता है, जिसकी वाइब्रेशन इतनी खतरनाक थी कि इमॉर्टल स्वॉर्ड के हाथों से उसका स्वॉर्ड छूट जाता है। जिसे देखता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, ये नहीं हो सकता, मैंने अपने स्वॉर्ड को छोड़ दिया। इसी के साथ वो दोबारा अपने स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे जाने लगता है तो उतने में ही डैन फिर से अपने पंच को थंडर से भरते हुए उस पर काफी ही ज्यादा भयंकर हमले को उस पर करता है, जिससे कि वो अपने सर को किसी तरह बचाते हुए अपने मन में कहता है, यह कितनी पावरफुल फोर्स है। मुझे नहीं लगता ऐसी ताकत का सामना कोई सीधे तौर पर कर सकता है। मैं भी इसका सामना सीधे करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो वो अपने नीचे गिरे हुए स्वॉर्ड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और उसे हवा में उड़ाता हुआ दूर से ही काफी ही ज्यादा पावरफुल हमले डैन पर करना शुरू कर दिया होता है, जिससे कि डैन वो बाल बाल बचा होता है। जबकि इमॉर्टल स्वॉर्ड वो सोच रहा था, मुझे उससे दूरी बनाए रखने के लिए अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और एक मौके को ढूंढकर अपनी सीक्रेट टेक्निक से इस लड़ाई को खत्म करना होगा। वहीं डैन उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड के हमले को देखकर जब समझ जाता है कि वो इसके होते हुए उसके पास नहीं जा सकता तो वो एक अलग तरीके का इस्तेमाल करता है, और वो ये था कि वो खुद उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करेगा। इमॉर्टल स्वॉर्ड जैसे ही देखता है डैन को अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करता हुआ तो उसकी रूह कांप जाती है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या उसने मेरे स्वॉर्ड का कंट्रोल मुझसे छीन लिया? ये सब सोचता हुआ वो कुछ भी कर पाता तब डैन उस स्वॉर्ड को घुमाता हुआ काफी ही ज्यादा जोरदार तरीके से अपनी डार्क एनर्जी से फिल करके उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, अब से इसका नया मास्टर मैं हूँ। हम देखते हैं वो हमला भयानक तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन इमॉर्टल स्वॉर्ड वो किसी तरह उससे बचने में कामयाब हो गया था और डैन को देखते हुए सोचता है, यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दिमाग से कंट्रोल होने वाले स्वॉर्ड को वह छीनने में कामयाब हो गया, जिसे कि मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी से बनाया था। क्या वह शुरुआत से ही ऐसा कर सकता था? यह किस तरह का अजीब एहसास है। जिस पल किंग ऑफ वार ने मेरे माइंड कंट्रोल स्वॉर्ड को छीना, उसी पल मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे इंटरनल एनर्जी का एक मुट्ठी भर हिस्सा
नशा मुझसे छिन गया हो। मैं तो अभी तक हाई सोल पॉइजनस पैरासाइट से अच्छी तरह हिल भी नहीं हुआ था और यह छोटा बच्चा आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये सब सोचता हुआ वो तुरंत ही खुद को संभालते हुए कहता है, तेरी की क्या मैं बहाने को ढूंढ रहा हूँ उस लड़ाई के लिए जो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। धिक्कार है। इसी के साथ वो फिर से नई ताई स्वार को क्रिएट करते हुए डैन से कहता है, सच कहूँ तो तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया किंग ऑफ वार। इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के इंटरनल एनर्जी से बने स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। तो चलो देखते हैं, अगर तुम मेरे एक स्वॉर्ड को पकड़ सकते हो तो दो के बारे में क्या ख्याल है। या ग्रेट किंग ऑफ वार के लिए पहले के जैसा इन दोनों स्वॉर्ड को भी कंट्रोल करना आसान होगा। इतना बोलते बोलते जब वो डैन की नजरों की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक स्वॉर्ड हो या फिर दो, वो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो अपने 10 स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए कहता है, नहीं 10। और फिर भी डैन का कोई रिएक्शन चेंज नहीं होता है तो वो कहता है 20। और तभी जब उसका रिएक्शन चेंज नहीं होता है तो वो कहता है नहीं 30। हालांकि जब इन सब के बावजूद भी जब डैन का रिएक्शन चेंज नहीं होता है तो वो अपने जितना स्वॉर्ड हो सके उतना क्रिएट करते हुए कहता है 100 के बारे में क्या ख्याल है। चलो देखते हैं आखिरकार तुम इन सभी को एक साथ कैसे कंट्रोल करते हो। उन स्वॉर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश के बूंदों की तरह वे सब के सब डैन के ऊपर गिरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।